नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और उनसे जानेंगे कि दरअसल उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी किसका स्टेक्स सबसे ज्यादा भारी है, यानी किसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए या सिर्फ राहुल गांधी के लिए। हम अच्छी तरीके जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अचानक इस्तीफा देना पड़ा या अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खबर तो यह है कि दरअसल उनसे इस्तीफा लिया गया था क्योंकि सरकार की कई बातों से उनके बीच में खटपट थी और सरकार नहीं चाहती थी कि अपने पद पर कंटिन्यू करें। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की तरफ से, एक कैंडिडेट सामने आया जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, जो खाटी आरएसएस के हैं। और दूसरी तरफ से विपक्ष ने सी बी सुदर्शन रेड्डी को अपना कैंडिडेट बनाया है। इन दोनों के बीच में टक्कर है। हालांकि कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि राधाकृष्णन की जीत में किसी तरीके का कोई संदेह है, लेकिन बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है, जीत का अंतर क्या होगा। क्या वो विपक्ष के कुछ वोट काट पाएंगे? क्या विपक्ष सत्ता पक्ष के कुछ वोट को अपनी तरफ ला पाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और इस बीच में किसके लिए भारी पड़ने वाला है उपराष्ट्रपति का यह चुनाव? राहुल गांधी से ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव ज्यादा अहम है। चर्चा करेंगे, जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैंने जी सर। हाल के सालों में जितने चुनाव हुए हैं, मुझे याद है शायद कुछ जत्ती साहब का चुनाव हुआ था, तब इलेक्शन हुआ था, तब इस तरह का कुछ संघर्ष काफी हुआ था। राष्ट्रपति के चुनाव में तो हो ही चुका है। गिरी साहब के चुनाव के टाइम पे अंतरात्मा की आवाज का मुद्दा था। ये हाल के सालों में आशुतोष जी पहली बार हो रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। जैसा आपने कहा, इसमें मैं भी मानता हूं राहुल को कुछ खोना नहीं है, विपक्ष को कुछ भी नहीं खोना है। मतलब अगर थोड़ा सा भी मार्जिनल गेन भी होता है तो वो काफी बड़ा गेन माना जाएगा। देखिए, इसमें मोदी जी के सामने दो तरह की चुनौतियां हैं, कई चुनौतियां हैं। उसमें एक चुनौती तो ये है कि देश की जनता को बताना कि वो अभी भी सर्वमान्य नेता हैं, उनके पास बहुमत है। दूसरा ये कि ये दुनिया को बताने वाली बात है। मतलब जो इंटरनेशनली जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है अमेरिका को लेकर, यूरोप को लेकर, उसमें अगर जरा सा भी ये संकेत जाता है कि मोदी जी देश में ही कमजोर हो गए हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफी लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो इसलिए मोदी जी को जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है, देश के सामने भी सिद्ध करना है और दुनिया के सामने भी सिद्ध करना है कि जो पावर सेंटर्स हैं या पावर स्ट्रक्चर है उस पर उनका नियंत्रण पूरी तरह से बना हुआ है। जैसी हलचल अभी पार्टी में दिख रही है और जिस तरह की तैयारियां चल रही है, जिस तरह से लामबंदी हुई है सांसदों की, वो एक आभास ये देती है आशुतोष जी कि मोदी जी जैसे एनडीए में विश्वास का मत प्राप्त कर रहे हैं। मतलब नॉट टू टॉक ऑफ वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एनडीए संसदीय दल में वो अपना बहुमत सिद्ध कर रहे हैं या अपनी अपनी ताकत को सिद्ध कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कितने लोग उनके साथ हैं, एलाइज हैं, पार्टी के लोग हैं। या बीजेपी में कोई विद्रोह तो नहीं हुआ है, या एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो पूरी तरह से साथ हैं कि नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एनडीए का विश्वास का मत इसलिए कह रहा हूं कि ये विपक्ष कोई अविश्वास का प्रस्ताव संसद में लाए उसके पहले मोदी जी के लिए विश्वास का मत है अपनी ही पार्टी में और अपने अलाइज के बीच में है।
अब अ, क्या दिक्कतें क्या है, या जो वीपी के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को, या आने वाले बहुत सारे चुनाव हैं, जिसमें प्रमुख तो है पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव जो कि बीजेपी कर नहीं पा रही है। हमको मतलब सारे चुनाव को इसी लिहाज से देखना चाहिए, मतलब केवल वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं। आपने जैसे जिक्र किया धनखड़ साहब का, अब मान लीजिए कि वो पद पर बने रहते, उनका इस्तीफा नहीं होता जुलाई में, तो ये स्थिति नहीं आती। पर जुलाई में अ, मोदी जी ने या शाह साहब ने या जो भी आला कमान है उसने ये विजुलाइज नहीं किया होगा कि 9 सितंबर तक सिचुएशन इतनी बदल जाएगी कि एक एक सांसद की के पीछे लोगों को लगाना पड़ेगा। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, तो उसमें बीजेपी के ही रूडी साहब के खिलाफ बीजेपी के ही बाल्यान खड़े हुए थे। अब उसमें जो उस समय चर्चा थी, अभी भी चर्चा है, वो ये है कि बाल्यान साहब को अमित शाह जी का समर्थन प्राप्त था, और वो जो हार बताई गई थी राजीव प्रताप सिंह रूडी की नहीं थी। रूडी की जीत में जो हार बताई गई थी वो बाल्यान की नहीं थी, वो बल्कि अमित शाह जी की बताई गई थी। पर हाल ही में जो रूडी जी ने एक इंटरव्यू दिया जो काफी वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने पूरा जो ये जो ठीक रहा है इलेक्शन का, वो निशिकांत दुबे पर डाल दिया कि ये उनके कारण जो वो समानांतर सत्ता चला रहे हैं उसके कारण ये सारा का सारा हुआ। अब ये समझ के बाहर है कि क्या निशिकांत दुबे इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो अमित शाह जी का नाम लेकर किसी कैंडिडेट को खड़ा करें। अगर ये भी है तो भी ये बीजेपी में एक फ्रैक्चर को दर्शाता है कि फ्रैक्चर्ड पार्टी हो गई है। लोग कितना यकीन करेंगे इस समय रूढ़ी पर, जो वो इतने दिनों के बाद इस तरह की चीज को कह रहे हैं। हालांकि अ, उनका जो कहा है वो वायरल भी है और लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में श्रीनिवासन जैन के साथ इंटरव्यू में कहा। ये मैंने धनखड़ का आपको एक उदाहरण दिया जिसके कारण काफी जी। उसके खतरे अभी तक मंडरा रहे हैं बीजेपी पर, कि धनखड़ साहब नहीं है फिर भी न होते हुए वो क्या नुकसान कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा पार्टी के फ्रैक्चर का। तीसरा मैंने कहा, कहना चाहता हूं कि संघ के साथ जो डायलॉग पूरा का पूरा ठप पड़ा हुआ है, जिसके कि काफी संकेत हमको लगातार मिल रहे हैं, वो भी ये क्या ये सारी चीजों को प्रभावित कर रहा है बीजेपी की इंटरनल क्राइसिस को, कि कुछ लोग क्या संघ के कहे में है या नहीं है। और भी बहुत सारे कारण हैं आशुतोष जी, जैसे वंतारा के खिलाफ जांच का मामला है, या अनिल अंबानी के खिलाफ रेट्स का मामला है, या गडकरी के बेटे की कंपनी या उनके प्रॉफिट्स के बारे में जो प्रचार चल रहा है। ये सब चीजें बताती है कि एक, जिसको अंग्रेजी में सिमरिंग डिसकंटेंट कह सकते हैं, वो बीजेपी में ये चीजें तमाम चीजें पहले कभी देखी नहीं गई। तो क्या मतलब, हालांकि अ, होगा नहीं, क्योंकि जो आंकड़ा है वो तो ये आंकड़ा है कि सत्ता 40 सीटों का फर्क है, मतलब 40 एमपीस का फर्क है 392 के आंकड़े में। इंडिया ब्लॉक के पास 353 हैं, और बीजेपी एनडीए के पास 427 हैं। तो ये मुश्किल लगता है कि 40 लोग क्रॉस वोटिंग करें या छोड़ दें या इस तरफ आ जाएं। मुद्दा ये है कि अ, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चर्चा क्यों हो रही है वीपी के चुनाव को लेकर, कि क्या कुछ उल्टा भी हो सकता है क्या। मतलब ये चर्चा अपने आप में
एक इस तरह का नेगेटिव इम्प्रेशन देती है कि उससे कई चीजें होती है। जैसे आपने धनखड़ साहब के जाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, आपने कहा उन्होंने जैसा अमित शाह जी ने कहा था एक सवाल के जवाब में कि वो खुद स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, जो कि किसी के गले नहीं उतरा, उन्होंने दिया। या फिर जो चर्चा है कि मांगा गया, तो मांगा गया तो क्यों मांगा गया, तो क्यों मांगा गया में जो एक बड़ी चर्चा थी आशुतोष जी, जो अभी भी है, कि उनकी जो मुलाकात चंद्रा बाबू के बेटे से हुई थी, जिसके वीडियोस भी वायरल हुए थे, जी वो एक ट्रिगर बताया जाता है कि ऐसा आरोप लगा कि धनखड़ साहब सरकार के को उलटने या सरकार के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं। गलत भी हो सकता है, पर इसका जो एक कंफर्मेशन हमको क्यों मिलता है कि चंद्रा बाबू के उसी बेटे की प्रधानमंत्री के साथ हाल में मुलाकात हुई, चाय पर हुई, नाश्ते पर हुई, हमको पता नहीं है। तो क्या हमको मतलब एनडीए में या मोदी जी के खेमे में इस बात का डर है कि जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, चूंकि तेलुगु भाषी हैं, तो इसके कारण चंद्रा बाबू नायडू और वायएसआर की जगन की पार्टी और बीआरएस, ये तमाम लोग रीजनल अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर क्या कोई विद्रोह कर सकते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में व्हिप का इस्तेमाल नहीं होता है, और जी जैसा सबको पता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर चुनाव होता है। अब तेलुगु देशम के 18 और वाईएसआरपी के 11 सांसद हैं। अब वाईएसआरपी ने पहले, जब रेड्डी जी का नाम इंडिया ब्लॉक ने घोषित नहीं किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम तो इनके साथ हैं, एनडीए के ऑफिशियल कैंडिडेट जो हैं उनके साथ हैं, उनको वोट देंगे। अब क्या मामला है, क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? टीडीपी के लोग भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जा सकते हैं, वाईएसआर पार्टी के भी जा सकते हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल के साथ हैं, जो उन्होंने कोई कमिट नहीं किया है कि वो एनडीए के साथ ही हैं। भारत राष्ट्र समिति जो राव साहब की हैं तेलंगाना में, उनके भी 4 लोग हैं। इन बीजेडी ने भी और इन्होंने भी अपने मुंह नहीं खोले हैं। आम आदमी पार्टी के 10 एमपीज हैं आशुतोष जी, और आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि वो रेड्डी जी के साथ को वोट देंगे। हालांकि इंडिया ब्लॉक में नहीं है आम आदमी पार्टी। अकाली दल का 1 सांसद है और निर्दलीय 3 सांसद हैं। नॉर्थ के भी शायद 2 सांसद हैं। अब जैसा मैंने कहा कि 2002 का मैंने उदाहरण दिया कि शिंदे साहब और भैरव सिंह शेखावत के बीच में जो हुआ था, तो उसमें शेखावत साहब को 454 और शिंदे को 305 वोट मिले थे। हम एक जिस पॉसिबिलिटी या आशंका की और ध्यान आपका या दर्शकों का दिलाना चाहते हैं, वो आशुतोष जी ये है कि क्या इस समय जैसे कि हमारे संबंध अमेरिका के साथ चल रहे हैं, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी देशों के साथ, क्या कोई आशंका इस बात की भी व्यक्त की जा सकती है कि विदेशी ताकतों की भी रुचि क्या इस बात में हो सकती है क्या कि मोदी जी को कमजोर किया जाना चाहिए? ये कोई मतलब अगर ऐसा होता है तो कोई अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ लगातार मतलब भारत और पाकिस्तान में इस तरह की चर्चाएं आमतौर से रही है कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी सीआईए या और तमाम लोग हैं, वो हमारे जो प्रजातांत्रिक मुल्कों की सत्ताओं में, सरकारों में को बनाने गिराने में उनके इंटरेस्ट बने रहते हैं, और हमारी घरेलू राजनीति में भी इन लोगों का काफी दखल होता है।
हमारे जिस तरह के ताल्लुकात अभी इस समय अमेरिका के साथ हैं, तो मैं मतलब इसको क्या हम रूल आउट करें नहीं करें, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जी। तो सबसे आखिर बात है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें मुद्दा जीत का नहीं है, जैसा आपने भी कहा भूमिका में। राधा कृष्णन जी की जीत का मुद्दा नहीं है, जीत तो जाएंगे, जितना मार्जिन है उनको प्राप्त है उसमें जीत जाएंगे। देखना क्या है कि मोदी जी क्या विपक्ष के वोट तोड़ने में सफल होते हैं क्या, या इंडिया ब्लॉक या विपक्ष जो है सत्तारूढ़ दल की तरफ से क्रॉस वोटिंग कर सकता है। मोदी जी अगर क्रॉस कुछ लोगों को तोड़ लेंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी इस बात के लिए जाने भी जाते हैं। जैसे आज खबर है कि अमित शाह जी ने शिवलाल यादव को पेशकश की है मंत्रिमंडल में आने की, समाजवादी पार्टी के, ऐसी खबर है। हम्म। अब वो सही है हम कहते नहीं। तो शाह साहब और मोदी जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि दे कैन मेक और ब्रेक एनी पॉलिटिकल पार्टी। पर अगर अ, इनके जितने वोट हैं, 422 वोट्स हैं जो कमिटेड वोट्स माने जाते हैं, उसमें अगर 4 वोट भी कम होते हैं या 2 वोट भी कम होते हैं या 5 भी होते हैं, वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। हम्म। मतलब एक भी कम होता है तो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये मुद्दा, हालांकि ये मिड टर्म पोल है, मिड टर्म वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, मतलब बीच कार्यकाल में धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, तो उस कार्यकाल को पूरा करने का है। तो जब भी अगर शायद 27 में 2027 में फिर से चुनाव होंगे, तब तक देश की क्या स्थिति रहेगी पता नहीं। तो आशुतोष जी, हम अपनी बातचीत को खत्म करते हैं कि ये जो जी। चुनाव है काफी देश के लिए, दुनिया के लिए और विपक्ष के लिए, बीजेपी के लिए, नागरिकों के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। और इसको महत्वपूर्ण बनाने में सबसे बड़ी भूमिका मोदी जी की है या उनकी पार्टी की है। इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है कि अब लोग कहते, बात कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है कि बात करना क्या उलट हो सकता है क्या? अब ये बात करना भी इतने 40 के बहुमत के बावजूद उलट हो सकता है, इसकी बात करना यह बताता है कि एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल देश में है, हम्म। उसकी कैजुअलिटी या उसके निशाने पर ये चुनाव अगर आ जाता है, तो इसके आने वाले सरकार के बहुत सारे फैसलों पर, जिसमें प्रेसिडेंट का, पार्टी प्रेसिडेंट का भी चुनाव है, बहुत असर पड़ेगा। तो हम कल तक की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम्म। कल मतदान के बाद कल ही नतीजे आ जाएंगे। देखते हैं क्या निकलता है। तो हम आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू।